वेलकम स्टूडेंट्स। अपन की यूनिट थर्ड थी, कौन सी वाली, क्लासिकल स्टैटिक्स, वो कंप्लीट हो गई थी। ये यूनिट है हमारी 4 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यानी कि क्वांटम सांख्यिकी। इसके बारे में पढ़ना है। इसको मैं साथ के साथ यहाँ पर लिखाऊंगा भी। कई जो स्टूडेंट हैं उनके मैसेज आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि सर इसको आप जो लेक्चर है उसी में आप इसको लिखा भी देना। आपके कॉलेज के भी थे, अदर कॉलेज के भी थे, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी। और इसके साथ के साथ आप चाहो तो जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं वो इसके नोट्स लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले हमने पढ़ी थी यूनिट थर्ड, अच्छे से समझना इसमें, क्योंकि जो क्वांटम है यानी कि क्वांटम फिजिक्स इसमें यूज होगी। क्वांटम फिजिक्स पूरा का पूरा आपका जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें फर्स्ट पेपर है आपका। फर्स्ट जो पेपर है वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। तो वहां पर उसका जो बेसिक होगा वो बेसिक यही है, इस वाली जो यूनिट है इसमें आएगा उसका पूरा का पूरा बेसिक। तो स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं 11वीं क्लास से। कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को, पूरा बेसिक है, अच्छे से समझना कि 11वीं क्लास में हम न्यूटोनिक मैकेनिक्स पढ़ते थे। न्यूटोनिक मैकेनिक्स में यानी कि यहाँ पर जो न्यूटन्स की जो लॉ है, 3 रूल और 3 उसके समीकरण, वो ये यूज होते थे, उसको बोलेंगे हम कौन सी फिजिक्स, न्यूटोनिक मैकेनिक्स। वहां पर हम करते क्या थे, जैसे कि कोई भी हम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम गतिशील या स्थिर कण है उन पर लगने वाले बलों का, उनकी गतियों का क्या करेंगे, वहां पर अध्ययन करेंगे। वो क्या कहलाएगी, मैकेनिक्स कहलाएगी, यानी कि यांत्रिकी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ लग रहे हैं यानी कि न्यूटन यांत्रिकी, वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई बंदर तार पर चढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई ट्रेन है वो चल रही है, बस चल रही है, या कोई चैंटी है वो भाग रही है, कोई मच्छर है वो उड़ रहा है। तो उसकी अगर हमें पोजीशन ज्ञात करनी है, एक्स, अगर हमें किसी टाइम विशेष पर उसका समीकरण हमें पता है, यानी कि उसकी हमें स्थिति पता है, यदि वो एक्स दिशा में एक विमीय गति है तो एक्स है वो केवल टी का फलन है। त्रिविमीय के लिए बात करें तो आर वेक्टर है, वो टी का फंक्शन हो सकता है। ये तो कौन सी गतियों के लिए हो जाएगा, एक विमीय गतियों के लिए, और ये वाला हो जाएगा कौन सी गतियों के लिए, त्रिविमीय गतियों के लिए। तो वहां पर करते क्या थे, यदि हमारे पास ये वाला फंक्शन है x इक्वल टू एक्स की फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को निकालेंगे कहां से, तो आपने एक समीकरण पढ़ा होगा f इक्वल टू एम ए। f इक्वल टू एम ए, f इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, या f इक्वल टू एम एक्सीलरेशन कितना लिख सकते हैं हम, d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि d2x अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल टू f बाई m, ठीक है। इधर ले गए तो माइनस के f बाई m इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर इसको। यानी कि ये क्या हो गया, एक द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हो गई, d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस के f बाई m इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हल करके हम किसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, यहाँ से जो x है उस x को हम t के फंक्शन के रूप में इवैल्यूएट कर लेते थे वहां पर। क्योंकि अगर हमारे पास ये फंक्शन आ गया, जो x है वो t का फंक्शन के रूप में आ गया, तो उस कण के बारे में, जो भी कण है, कोई भी मोशन हो, पार्टिकल का मोशन हो या किसी वस्तु का मोशन हो, तो उसके बारे में हमें सारी की सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, वो चेक करते हैं। यदि हमारे पास ये आ गया तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, dx अपॉन dt ये निकाल सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v आ गया, तो अगर कण का पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो m इंटू v से अपन संवेग निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास संवेग आ गया तो p स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। m कण का पार्टिकल यदि ग्रेविटी में गिर रहा है नीचे की ओर, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू mgh, यदि h ऊंचाई पर है तो mgh हो जाएगी। इस तरह से कण के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और भी निकल सकती हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू v आ गया, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। यानी x है तो dx अपॉन dt, d2x अपॉन dt स्क्वायर, a आ गया, और a में हम मल्टीप्लाई करके m का क्या निकाल सकते हैं, उस पर लगने वाला फोर्स। मतलब अगर हमारे पास ये फंक्शन आ गया तो कण के बारे में हमें सारी की सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। कौन सी फिजिक्स के अंदर, न्यूटोनिक मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने बात की एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर, लेकिन अगर हम बात करें गैस पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि हमारी थर्ड यूनिट थी, तो गैस पार्टिकल्स में हम कणों की स्थिति और संवेग के बारे में जानकारी करने के लिए
किसको निकालने की कोशिश कर रहे थे सभी जगह, जेड को, सम वितरण फलन को। सेम इस तरह से प्रोसीजर चल रहा था। यहाँ पर जो क्लासिकल स्टैटिक्स थी उस पर बात कर रहे हैं अपन, क्लासिकल स्टैटिक्स। तो इसमें क्या था, हम जो सम वितरण फलन है उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे हर जगह पर। आपने जितनी भी उसमें डेरिवेशन पढ़े थे उन सभी डेरिवेशन के अंदर हम किसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो सम वितरण फलन है जेड उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके जरिए हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, देखो अगर हमारे पास ये आ गया तो इससे हम औसत ऊर्जा निकाल रहे थे एन ए टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये किससे रिलेटेड कर दिया हमने, संवितरण फलन से। एक और निकाल रहे थे अपन फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये कितनी थी, माइनस के एन के टी एल एन जेड। इसका यूज करते हुए हमने P इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट T, ये भी निकाला था। और इससे हमने आदर्श गैस की समीकरण PV इक्वल टू एनआरटी, मतलब अगर हमारे पास जेड आ गया तो उस कण के बारे में, उस गैस के बारे में हमें सारी की सारी क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ हम भागा दौड़ी जो कर रहे थे वो किसके पीछे कर रहे थे, इसके पीछे। यहाँ पर जो भागा दौड़ी कर रहे थे हम संवितरण फलन को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, और संवितरण फलन आ गया तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कण की कुल आंतरिक ऊर्जा, कोई भी निकाय में अगर गैस भरी हुई है तो गैस के जो पार्टिकल हैं अपने पास कितनी एनर्जी रख रहे हैं, उस एनर्जी के बारे में हमें क्या मिल जाएगी, वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। मतलब उस कण की आंतरिक ऊर्जा कितनी है वो निकाल सकते हैं। ये आ गया U माइनस ई बार माइनस के टी एस, ये फ्री एनर्जी F इक्वल टू U माइनस के टी एस होता है। एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं U प्लस के PV, यहाँ U को ही तो हम ई बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U प्लस के PV, तो उससे हम किसको निकाल सकते हैं, H को निकाल सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस गैस पार्टिकल्स के बारे में हमें वहां पर मिल जाएगी। कौन सी फिजिक्स में, क्लासिकल स्टैटिक्स में। यही काम कर रहे थे पूरा का पूरा यूनिट 3 में। अब यहाँ पर बात आती है कि इस जेड को कैसे निकाल रहे थे, इस संवितरण फलन को निकाल कैसे रहे थे। तो हर जगह हम इसी फलन को यूज कर रहे थे, जेड इक्वल टू समेशन ऑफ माइनस के बीटा ई आई। इस समीकरण का हमने यूज करते हुए, या इस संवितरण फलन का यूज करते हुए हर जगह हमने किसको निकाला है, वहां पर इस जेड को निकाला है। जैसे ही हमारे पास जेड आएगा हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स की। क्वांटम स्टैटिक्स बोल सकते हो या क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हो। तो देखो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम को समझाने में जो क्लासिकल फिजिक्स है या न्यूटोनिक फिजिक्स, एक न्यूटोनिक फिजिक्स भी इसी का ही एक पार्ट है, क्लासिकल यानी कि चिरसम्मत फिजिक्स का, चिरसम्मत भौतिकी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम है उनको न्यूटोनिक मैकेनिक्स के द्वारा भी नहीं समझाया जा सका, चिरसम्मत जो भौतिकी है उसके द्वारा भी नहीं समझाया जा सका। उसके बाद आई कौन सी, क्वांटम फिजिक्स। लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी कौन कौन सी थी, जैसे कि जहां से कि क्वांटम फिजिक्स का क्या हुआ, उद्गम हुआ, तो उसमें थी आदर्श कृष्णिका। कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे आदर्श कृष्णिका का जो वक्र था उस वक्र को समझाने में असफल रहा कौन, आदर्श कृष्णिका। वक्र को समझाने में असफल रही क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद आपने पढ़ा है मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, कि जब भी एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है या उससे स्कैटरिंग करती है, टक्कर करती है इस तरह से, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। इस तरह से पढ़ा था आपने। तो लैम्डा डैश था, ये लैम्डा था, तो बाद का जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा से अधिक हो जाएगा, तो इसको बोल रहे थे हम कॉम्पटन प्रभाव। एक और पढ़ा है आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या था कि एक धातु की प्लेट है इस तरह से, इस पर कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, प्रकाश आ रहा है, एक्स रेज बोल सकते हैं, एक्स रेज आ रही है, और इस एक्स रेज की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस धातु की सतह से क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। उसको बोल रहे थे हम क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इन सभी को ये या तो न्यूटोनिक मैकेनिक्स बोले या क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल हैं वो समझाने में असफल रहे इन चीजों को। तो वहां पर एक नई थ्योरी आई, उस नई थ्योरी को बोल रहे हैं हम कौन सी, फिजिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स या क्वांटम सांख्यिकी या फिर क्वांटम भौतिकी, कुछ भी बोल सकते हैं।
तो इसमें क्वांटम प्रभाव आपने पढ़ रखा है मैथमेटिकल फिजिक्स में। प्रकाश विद्युत प्रभाव 12th में पढ़ा है आपने कि प्रकाश है उससे हम विद्युत का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव। कि प्रकाश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, ईएम वेव आई, ये किसी धातु की सतह पर गिरी और वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इमिशन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर दिया, मतलब प्रकाश को किस में चेंज कर दिया, विद्युत में। तो इस तरह से आदर्श कृष्णिका, क्वांटम प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनको हम समझेंगे। और यहाँ पर है आपके केवल आदर्श कृष्णिका, ये तो आपने पढ़ लिया, ये भी पढ़ रखा है। आदर्श कृष्णिका एक ब्लैक बॉडी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस थ्योरी को जब रखा तो इस थ्योरी की कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये है तो सब कुछ है, यहाँ पर अगर हमारे पास ये है तब सब कुछ है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम उस कण के बारे में, उस वस्तु के बारे में, या उस जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले भी दिया था मैंने आपके लिए फर्स्ट ईयर में, कि आपके पास एक छोटा मोबाइल है, चुटकू वाला छोटा सा मोबाइल, और एक है आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल, ठीक है। अब चुटकू मोबाइल है, उससे तो आप क्या कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, केवल कॉल और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वो भी यही काम कर सकते हो, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते हैं वहां पर। लेकिन आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड जो है वो सब कुछ करेगा, जैसे कि उससे आप व्हाट्सएप चला सकते हो, इंस्टा चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, टेलीग्राम चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। तो वो काम सारे के सारे किससे हो रहे हैं, एंड्रॉइड से हो रहे हैं। तो जस्ट लाइक हम मान सकते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, ओल्ड फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो आपकी ओल्ड फिजिक्स है, पुरानी फिजिक्स है, मतलब छोटा वाला मोबाइल है, छुटकू वाला मोबाइल। और जो आपका क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स यानी कि ये बोल सकते हैं हमारी न्यू फिजिक्स है, और ये न्यू फिजिक्स है वो जस्ट लाइक है किसकी तरह, एंड्रॉइड की तरह। मतलब बात को समझना, गहराई बहुत है उसमें, कि उससे आप कॉलिंग भी कर सकते हो एंड्रॉइड से, मैसेज भी कर सकते हो, साथ के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और सारी चीजें भी उससे क्लियरफाई हो रही हैं, क्लियरिफाई हो रही हैं। कैसे कि उनसे इन चीजों को तो आप समझ ही रहे हो, आदर्श कृष्णिका, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, इनको तो समझा ही रहे हो क्वांटम फिजिक्स से। इसके साथ साथ इन चीजों को भी आप समझा पाओगे जो कि ओल्ड फिजिक्स भी समझा रही थी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जिन चीजों को समझा रही है उन चीजों को तो समझा ही दी गई है, साथ ही साथ इसमें और चीजों को भी हम समझा सकते हैं। जैसे कि इनको ही मान सकते हो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम की तरह। तो उन चीजों को भी हम किससे समझा सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स से हम समझा सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में ऐसा क्या है, जैसा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, तो वहां पर ऐसी हम क्या चीज लें कि वो कण के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दे दे। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो कि क्वांटम फिजिक्स में कोई भी एक कण है, उस कण की स्थिति है, जैसे अगर हम त्रिविम में बात करें तो उस कण की स्थिति है r वेक्टर और समय है किसी पर्टिकुलर टाइम t, तब उसके लिए हम तरंग फलन परिभाषित करेंगे r, t, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल गति करता है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उसके साथ एक तरंग संबद्ध होगी, तो तरंग संबद्ध होगी तो उसके साथ एक क्या होगा, तरंग फलन होगा, वेव फंक्शन होगा। कौन होगा, वेव फंक्शन होगा। उस वेव फंक्शन से अपन किसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, इस साई को। अभी साई आएगा कहां से, इस साई को अपन निकालेंगे कहां से, जैसे z को निकालने के लिए हम इस फलन का यूज कर रहे थे, x को निकालने के लिए f इक्वल टू ma का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर इस साई को निकालने के लिए हम किसका यूज करें। लेकिन इस साई को निकालने से पहले इस साई पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखेंगे अपन कि कौन कौन सी इस पर साई पर कंडीशन अप्लाई हो रही है, जिससे कि अपन इस तरंग फलन को उस कण के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये जो फलन है तरंग फलन, ये परिमित होना चाहिए, मतलब इसका मान कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये तरंग फलन सतत होना चाहिए, सतत यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस से मतलब अगर तरंग फलन का अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरह से आना चाहिए। और तीसरा है एकल मानी होना चाहिए। एकल मानी का मतलब क्या है कि अगर हम इस तरंग फलन के लिए
तरंग फलन को ग्राफ में निरूपित कर रहे हैं, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से अगर हुआ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जो साई का मान है वो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है, एक तो ये वाली हो रही है और ये हो रही है किसी विशिष्ट टाइम टी पर, ठीक है। तो एक ही टाइम पर टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो दो जगह पर हुई, मतलब एक ही समय पर कण दो जगह पर पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब एक टी के संगत केवल एक ही मान पॉसिबल होना चाहिए। इस तरह का जो फलन होगा वो तरंग फलन नहीं हो सकता कि एक ही वैल्यू पर दो वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है पॉसिबल। तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, एकल मानी नहीं है, सिंगल वैल्यूड नहीं है ये, है ना। तो फलन कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो तरंग फलन है वो कैसी प्रकृति का होगा, ये सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा, सम्मिश्र संख्या या सम्मिश्र रूप में होगा। सम्मिश्र रूप जैसे कि आप z इक्वल टू पढ़ते हो x प्लस आयोटा बाई जेड स्टार कितना हो जाएगा फिर x माइनस के आयोटा बाई, तो z इंटू जेड स्टार कितना हो जाता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसी तरह से जो तरंग फलन है यहाँ पर साई, ये कैसा होता है संयुग्मी होता है, यानी कि साई इंटू साई स्टार अगर हम करेंगे तो ये कितने पर बराबर आएगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर के बराबर आएगा। साई इंटू साई स्टार इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन, ये कण, ये फलन, तरंग फलन कि कोई भी कण है वो मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग संबंध होगी, तो तरंग संबंध होने के साथ साथ उसके साथ एक कौन होगा, तरंग फलन होगा, जो कि उस कण के बारे में क्या रख रहा होगा, संपूर्ण इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल कौन रख रहा होगा, ये तरंग फलन साई रख रहा होगा। यदि ये हमारे पास है तो उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही होंगी कि वो फलन किस टाइप का होगा, परिमित होगा, सतत होगा, एकल मानी होगा, सम्मिश्र होगा। तो अगर सम्मिश्र है तो इस तरह से साई इंटू साई स्टार इक्वल टू मॉड ऑफ साई का स्क्वायर के बराबर होगा, और एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रायिकता घनत्व को, ठीक है। अगर हम इसका संपूर्ण आयतन में अगर हम प्रायिकता निकालें, संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन के लिए प्रायिकता घनत्व, इसको अगर हम P से रिप्रेजेंट कर दें प्रायिकता घनत्व को, तो संपूर्ण आयतन के लिए PdV इक्वल टू मॉड ऑफ साई का स्क्वायर इनटू dV, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। इसको P डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, या संपूर्ण आकाश में पाए जाने की ये प्रायिकता को रिप्रेजेंट करेगा, किसमें, संपूर्ण आकाश में। इसका अगर हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दिया संपूर्ण आयतन के लिए, तो संपूर्ण आकाश में कण कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा। संपूर्ण आकाश से मतलब ये है कि कोई भी कण है, इसको हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया, रूम में बंद कर दिया, एक बॉक्स के अंदर एक कण है, वो मुक्त रूप से गति कर रहा है, तो इसका आकाश, संपूर्ण आकाश यही कहलाएगा। संपूर्ण आकाश कौन कहलाएगा, ये बॉक्स ही कहलाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर जो कण है वो एज ए इसका ब्रह्मांड है ये, तो इस पूरे वॉल्यूम में कण कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा, 100% प्रोबेबिलिटी होगी, और 100% प्रोबेबिलिटी से मतलब संपूर्ण आकाश में उस कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि इस तरंग फलन को, ये तरंग फलन को हम याद कहां से करें, ये मिलेगा कहां से हमें तरंग फलन, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में या 12th में। श्रोडिंगर समीकरण जो होती है, उस श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से अपन किसको इवैल्यूएट करेंगे, यहाँ पर तरंग फलन साई को इवैल्यूएट किया जाता है, और जो कि कण के बारे में क्या रखेगा, संपूर्ण जानकारी, और उस पर कुछ प्रतिबंध लग रहे होंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर अब ये अगर हमारे पास तरंग फलन आ गया तो उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी कैसे मिल रही है भाई, ऐसे कैसे मान लें कि संपूर्ण जानकारी हमें ये दे रहा है फलन, तो उस चीज को चेक करते हैं यहाँ पर कि श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हुए हमने इस फलन को निकाल लिया। अब ये संपूर्ण जानकारी रख रहा है, उससे पहले एक पॉइंट है इसमें प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान या कहें हम औसत मान, औसत मान। इसका मतलब क्या है, देखो औसत मान से मतलब कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी जो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि वो संवेग हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन त्वरण हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, और क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमें औसत मान निकालना है तो सभी को हमने नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए कैप से। ए कैप क्या है यहाँ पर कि कोई भी भौतिक राशि जो भी होगी यहाँ पर, जिसको भी हमें ज्ञात करना है, उस भौतिक राशि को हम क्वांटम फिजिक्स में एक ऑपरेटर, एक संकारक के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास तरंग फलन है साई, कोई भी कण गति कर रहा है,
और प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड क्या होगा, भौतिक राशि से संबंधित एक ऑपरेटर होगा, एक संकारक होगा। यहाँ पर कौन होगा, संकारक होगा। उस संकारक का प्रत्याशा जो मान होगा ए कैप, जो प्रत्याशा मान होगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से कि साई स्टार ए कैप साई डीवी अपॉन में साई स्टार साई डीवी। इस तरह से कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, जैसे पी कैप निकालना है तो उसका औसत का साइन है ये एवरेज का, या ऐसे भी लगा सकते हो ए कैप का बार, ये भी चल जाएगा। ठीक है, जिसको नॉर्मली यहाँ प्रत्याशा मान शब्द दिया जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये करेगा क्या कि कोई भी अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी से संवेग निकालना है तो संवेग पी कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, साई स्टार यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी कैप साई डीवी अपॉन में साई स्टार पी साई स्टार साई डीवी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साई स्टार पी कैप साई डीवी और पी कैप यहाँ पर जो संवेग संकारक होगा उसको परिभाषित किया जाता है माइनस के आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स। इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको परिभाषित करेंगे माइनस के आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स। ये त्रिविमीय है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, तीनों किस में आते हैं, डेल वेक्टर में आते हैं। इस तरह से इसका यूज करते हुए हम संवेग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, तो उसका ऑपरेटर होता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। प्रत्येक जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उससे रिलेटेड क्या परिभाषित किया जाएगा, एक संकारक परिभाषित किया जाएगा। उस संकारक को हम इसमें रखेंगे और इससे अपन उस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अब लेकिन यहां पर तो रख दे हम उसकी वैल्यू, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, साई तो होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। इसलिए हम सभी के लिए किसको निकालेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसके लिए किसको निकालेंगे, वहां पर साई को निकालेंगे। अगर हमारे पास साई है मतलब सब कुछ निकाल देंगे, क्योंकि इनका तो ऑपरेटर का जो मान है वो तो फिक्स रहेगा। हमें हर कण की गति के लिए क्या चाहिए होगा, साई निकालना होगा, साई चाहिए होगा। साई को निकालेंगे हम श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हुए। श्रोडिंगर समीकरण होती कितनी है, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस में v इक्वल टू ई साई और लगा दो इसमें ई साई। इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन होती है वो श्रोडिंगर समीकरण होती है। ये इसका डेरिवेशन भी आता है, फाइनल ईयर में है, यहाँ नहीं है। तो इसका यूज करते हुए अपन इसको निकालेंगे और ये काम करेंगे अपन इससे आगे का, जिसमें हम पढ़ेंगे आदर्श कृष्णिका के बारे में। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तीनों में आपको कंपेयर होना चाहिए कि न्यूटोनिक मैकेनिक्स क्या कर रही थी, क्लासिकल में क्या कर रहे थे और क्वांटम की हमें जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से हमें उसका यूटिलाइज करना है। तो ये सभी कहलाते हैं इसके मौलिक अभिग्रह, मतलब बेसिक चीज। ये तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।